Hello everyone and welcome to Vedantpur. Today in this session we will be discussing a content or you can say content तो नहीं कहेंगे एक selected candidate के द्वारा क्या आपके लिए suggestions हो सकते हैं we'll be discussing about that. बाकी now अगर हम बात करें आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ रही होंगी पल्लवी श्रीनेत जिन्होंने अभी BHU LLB में एडमिशन लिया हुआ है इस साल 2024 में जहां तक मुझे याद है इनके मार्क्स थे कुल 193 इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी पल्लवी सो शी विल बी शेयरिंग हर स्ट्रेटेजी कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था क्या जो 2025 में लोग जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनके लिए इनके सजेशंस क्या हैं कैसे उनको अपीयर होना चाहिए इस एग्जाम में क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्या पीवाईक्यूज के रूल हैं फिर इन सारे बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे तो let us now welcome Pallavi. Please tell us more about yourself. Thank you, sir. First of all, I am very thankful to Vedankul for giving me opportunity to share my strategy here. My name is Pallavi and I have scored 193 in EWS category and I got admission in BHU. I was selected in campus law center in first round of Delhi University, but मुझे BHU जाना था और मैं BHU में थर्ड राउंड में सेलेक्ट हो पाई। तो मैं अपना स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगी। ये स्ट्रेटेजी मैंने 5 महीने में प्रिपेयर किया है। मुझे 3 इयर्स LLB के बारे में अक्टूबर में जाके पता चला था और अक्टूबर में से ही मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी मेरा सेमेस्टर एग्जाम था, तो जनवरी पूरा ऑफ था मेरा प्रिपरेशन। फरवरी और मार्च 13 जिस दिन एग्जाम था LLB का, उस दिन तक का स्ट्रेटेजी है ये पूरा। तो मैं बिगिन करना चाहूंगी सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड से। जनरल एप्टीट्यूड का जो क्लॉक और कैलेंडर का चैप्टर है, ये मैंने क्रेजी जीके ट्रिक से पढ़ा था। क्रेजी जीके ट्रिक जो एक यूट्यूब चैनल है, वहां से मैंने इस दोनों टॉपिक को पढ़ा था। बाकी जितना भी टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, जो भी बाकी चैप्टर है जनरल एप्टीट्यूड का, उसको मैंने करंट अफेयर फंडा से पढ़ा था। आप सिर्फ करंट सॉरी टू पल्लवी डिस्टर्ब यू बस एक बार ब्रीफ कर देते हैं लोगों को जो भी स्टूडेंट्स उसको देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीयूटी सीयूक्यूब 11 की ये क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है बीएचयू एलएलबी में और डीयू एलएलबी में बाकी इसका पूरा पैटर्न क्या है ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखिए इस पेपर का तो कुल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे इसमें कुल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 75 क्वेश्चंस हैं जो मार्किंग स्कीम होती है वो 4 मार्क्स की है अगर एक क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होते हैं रॉन्ग होते हैं तो आपके एक मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं तो कुल 300 नंबर का ये पेपर होता है अब की बार कट ऑफ क्या रही है उसके बारे में हमने डिटेल लेवल में वीडियोस के थ्रू डिस्कस किया है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ ऑफिशियल कट ऑफ लेकिन एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी क्या रही है पल्लवी की वो पल्लवी शेयर कर रही है बस मैंने सोचा कि आपको ब्रीफ कर देता हूँ बाकी आप भी इस सजेशन को इनके फॉलो कर सकते हैं जैसे इन्होंने प्रिपेयर किया उसको आप भी फॉलो करके आप भी नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं तो नाउ यू कैन कंटिन्यू पल्लवी ओके। तो जनरल एप्टीट्यूड का मैंने जो 2 टॉपिक बताया, क्लॉक्स और कैलेंडर, उसको आप क्रेजी जीके ट्रिक से पढ़िए, यूट्यूब चैनल है ये। और बाकी जितना भी टॉपिक है उसको आप करंट अफेयर फंडा करके जो चैनल है उससे सारा टॉपिक पढ़ लीजिए। वो चैनल पे बहुत डीपली भी पढ़ाया गया है, जैसे SBI PO लेवल का, लेकिन उतना डीप हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग को सारे टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, मतलब 12th लेवल, जैसे SSC CHSL लेवल जो होता है, बस उतना ही डीप जाना है हम लोग को। और अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम बचता है तो आप RS अग्रवाल की किताब को भी आप बना सकते हैं। RS अग्रवाल का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इतना काफ़ी होगा जनरल एप्टीट्यूड को कवर करने के लिए। उसके बाद से लॉजिकल रीजनिंग आता है हमारा। लॉजिकल रीजनिंग में फिर से मैंने करंट अफेयर फंडा को ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। करंट अफेयर फंडा पे इनके सारे चैप्टर जैसे रैंकिंग, अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एनालॉगी और काउंटिंग फिगर, ये सब कुछ पढ़ाया गया है। बस थोड़ा जो वर्बल रीजनिंग वाला टॉपिक आ जाता है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाला, कॉज एंड इफेक्ट वाला, स्टेटमेंट अजम्पशन वाला, उसको आप MK पांडे के बुक से पढ़ सकते हैं। MK पांडे के बुक में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लिखा है
और उसके बाद से एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताया गया है। आप सॉल्व एग्जाम्पल को पढ़िए, उसके बाद से क्वेश्चन बनाना चालू कीजिए और जो क्वेश्चन गलत होता है पीछे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। इतना काफी होगा लॉजिकल रीजनिंग को कवर करने के लिए। उसके बाद अगर इस साल का हम पेपर देखें तो इस साल कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा था। जैसे पिछली साल के पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन बस कंप्यूटर के रहता था, लेकिन इस बार 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम कंप्यूटर के देखें। तो कंप्यूटर के लिए अरिहंत का जो कंप्यूटर अवेयरनेस का किताब आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का वो किताब रहता है, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, उस किताब को पढ़िए। लेकिन एमएस ऑफिस जो चैप्टर है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट, इस सब चैप्टर को अगर आपके नियर बाई कोई कंप्यूटर का दुकान है या आपके पास लैपटॉप है तो इस सब टॉपिक को आप प्रैक्टिकली भी करके देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है वो वही बता सकता है जो प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखा होगा। जैसे इस बार का क्वेश्चन पेपर था कि पेपर जो पेज मिलता है हमें, तो पेज का पेज नंबर और जूम इन जूम आउट वाला पेज का क्या ऑप्शन रहता है, तो स्टेटस बार करके ऑप्शन था। तो स्टेटस बार, टाइटल बार और रिबॉन, ये सब जो भी ऑप्शन दिया रहता है, कहाँ दिया रहता है, इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा, आप ज़्यादा समय तक उसे याद करके भी रख पाएंगे। जीके का अगर देखें हम, जीके और अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, तो इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों मिक्स रहता है। तो स्टैटिक तो हो जाएगा, लेकिन अवेयरनेस जो इस बार का था करंट अफेयर से रिलेटेड, वो बहुत देखने को मिला कि एक टॉपिक से, जैसे क्रिकेट से ही 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया गया था और बाकी सब गेम को नहीं टच किया गया था। तो हो सकता है कि किसी एक टॉपिक से ही 2-3 सवाल आ जाए और एक टॉपिक पिछली बार वो टच किए हैं, इस बार बिल्कुल टच नहीं किए। तो हमें स्टैटिक और करंट अफेयर को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले जो भी चैनल का यूज़ किया था, तो उन लोग के अंदाजे से ऐसा लगता था कि बस 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कम करंट अफेयर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा था इस बार के पेपर में। तो हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिस्ट्री वाले पोर्शन से, कि कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, उसके बाद से कौन सा किताब, गांधी जी का किताब का नाम क्या था, और मूवमेंट, कौन से मूवमेंट में कौन से लीडर लीड कर रहे थे उस मूवमेंट को। तो ये सब वाला पार्ट कवर करना बहुत ज़रूरी है और ये सब हो जाएगा लूसेंट की किताब से। मेडिवल हिस्ट्री अगर देखा जाए तो इस बार तो मेडिवल हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पिछली बार के पेपर में था क्वेश्चन। तो मेडिवल हिस्ट्री से भी सिर्फ बुक्स का नाम पढ़ लेने से वो मोर देन इनफ हो जाएगा। जैसे ऐने अकबरी कौन लिखा था, बाणभट्ट का किताब का नाम क्या था, कालिदास किसके पोएट, किसके कोर्ट में पोएट थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन से हो जाएगा। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इस बार पूछा गया था, तो स्पोर्ट्स आप करंट अफेयर्स पे डिपेंड रह सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए। और जो स्टैटिक पार्ट होता है स्पोर्ट्स में, उसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे ओलंपिक, पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था, एशियन वर्ल्ड गेम कहाँ हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का अगर हम देखें तो इस बार तो बहुत बेसिक था, लेकिन प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अभी इंक्लूड कर दिया गया है, तो वो करंट अफेयर से ही होने वाला था। और इस बार जो क्वेश्चन था जीडीपी का फुल फॉर्म, ये एक स्टैटिक पार्ट था। तो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों लेके चलना पड़ेगा। मैं तो कहूँगी कि स्टैटिक को पहले ज़्यादा कवर कीजिए, उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे आइए। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी लूसेंट का किताब बहुत अच्छा है, उससे हो जाना चाहिए स्टैटिक। साइंस के लिए 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, बस इतना, इससे हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे इस बार एक भी सवाल नहीं था, लेकिन बाकी सब पेपर में बहुत सवाल रहा है और इस पर कुछ भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं बोलूँगी कि लक्ष्मीकांत से पढ़ने के लिए, लक्ष्मीकांत पूरा कंप्लीट नहीं करना है, जो भी 8-10 चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 12 चैप्टर
जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब टाइप का स्पीकर का जो एरिया होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब एरिया कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लीगल अवेयरनेस के लिए मैंने कुछ लीगल मैगजीन्स और इम्पोर्टेंट जजमेंट पढ़ा था एपी भारद्वाज की किताब से। लेकिन आप चाहें तो रिसेंट जजमेंट करके भी वीडियो आता है यूट्यूब पे, जहाँ पे 6 महीना का या 1 साल का पूरा जजमेंट कंप्रोमाइज करके वो लोग एक साथ दे देते हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वो वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। और ज्योग्राफी के लिए फिर से लूसेंट का किताब, जैसे कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा रिवर कहाँ से बहता है, ये सब एरिया बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी और इंडियन ज्योग्राफी का भी। कल्चर के लिए भी डांस फॉर्म, सिंगिंग, और किसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर इस बार जीआई टैग मिला है, ये सब एरिया बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए। तो ये सब हुआ जीके, जीके के लिए। और जीके अवेयर करंट अफेयर्स अगर हम चाहें कवर करने को, तो या तो आप मंथली मैगजीन विजन का पढ़ सकते हैं, डीपली नहीं पढ़ना है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप सिर्फ दीपक यादव एजुकेशन का जो हिंदू एनालिसिस आता है वीडियो, उसको भी सुन सकते हैं। और आपको अगर लगे कि इसको वन लाइनर में पूछ सकते हैं वन डे एग्जाम में, तो इसको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के पोर्शन पे हम चलते हैं। इंग्लिश का पोर्शन अगर देखा जाए तो बहुत बेसिक था इंग्लिश। अगर जो शुरू से पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ने का आदत है, तो वो कवर कर सकता है इंग्लिश। इंग्लिश में हम लोग को कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है। 10 साइनोनिम्स और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस और 10 स्पेलिंग करेक्शन, ये अगर हम रोज करते हैं, अगर एग्जाम से 2 महीने पहले भी हम 10 वर्ड्स पढ़ते हैं, तो इंग्लिश हो जाएगा। कंप्रहेंशन का जहाँ तक बात है, तो आप खुद से एक पैराग्राफ पढ़ के देखिए कि आपको समझ में आता है या नहीं इंग्लिश। आप कोई नोवेल का किताब उठा सकते हैं, आप कोई इंग्लिश का स्टोरी बुक ही पढ़ सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप एडिटोरियल, एक एडिटोरियल रोज पढ़ सकते हैं, और उसको चाहें तो समझ के देखें कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। यही मैं कहना चाहूँगी। और इंग्लिश ग्रामर भी सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का कुछ खास प्रिपरेशन मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उतना क्वेश्चन आ नहीं रहा है। पिछला साल का अगर पेपर भी देखे और अभी भी देखे तो, पर फिर भी बेसिक में नाउन, एडजेक्टिव, टेंस, प्रीपोजिशन, ये 4 चैप्टर अगर हम कर लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा। जंबल पैरा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब तो जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद में आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश पढ़ना। आप कुछ भी पढ़िए, रोज पढ़िए, थोड़ा सा एक पैराग्राफ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये लाइन हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ पे गलती हो सकता है, कहाँ पे गलती नहीं होगा। तो ये लगभग हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। हाँ, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, पाइप एंड किस्टन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि हाँ ये एरिया मेरा स्ट्रांग है। तो ये करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम देखें पेपर में, तो मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस बार तो कंप्यूटर का भी वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन अगर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर को, और जनरल नॉलेज जो है, इसमें क्वेश्चन गलत होना ही है, अगर कितना भी अच्छा कोई पढ़ के क्यों ना जाए। लेकिन मैथ्स में, इंग्लिश में और रीजनिंग में अगर हम ठीक से करके जाते हैं, तो चांस है कि इसका गलती हम बहुत ही कम कर सकें। तो इस एरिया में आप कम मिस्टेक कीजिएगा, तो उस एरिया में अगर ज़्यादा भी मिस्टेक हो जाएगा तो आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं इस तीनों को। जैसे मेरा इंग्लिश में एक गलती हुआ था, मैथ्स में भी एक गलती हुआ था, और रीजनिंग में 2 गलती हो गया था। तो ये 3 पार्ट से मेरा 4 गलती हुआ था। कंप्यूटर में मेरा अकेले कंप्यूटर में 5 गलती हो गया था, और जनरल नॉलेज में भी 5 गलती हो गया था। तो
इधर बहुत कम गलती हुआ था तो शायद मेरा रैंक आ पाया है और मेरा एडमिशन हो पाया है। तो जो भी स्टैटिक पार्ट है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको आपको और भी स्ट्रॉन्ग करते जाना है कि उससे जो क्वेश्चन आए वो ना छूटे और ना गलत हो। बाकी जो करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, वो आप रोज एक एक घंटा भी पढ़ते हैं तो उससे बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। यही मेरा स्ट्रैटेजी है। मैंने मॉक टेस्ट भी लिया था बहुत सारा, एक दो मॉक टेस्ट लिया था जो 15-15 पेपर का था। तो वो बना के भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और एग्जाम में बहुत काम रहना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर ट्राई कीजिए कि आधे घंटे या 45 मिनट पहले क्वेश्चन आपका पेपर आप कंप्लीट कर सके। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ के जाइए, नेक्स्ट टाइम में उसको बनाइए, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसके पहले ही अटके रह जाइएगा तो टाइम कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी है और यही करने से मेरा 5 मंथ्स में मेरा कंप्लीट हुआ सिलेबस और मुझे बीएचयू में एडमिशन मिल पाया। थैंक यू। थैंक यू पल्लवी, आपने बहुत डिटेल वे में बताया कि कौन सा सेक्शन आपने कहाँ से कवर किया था। बाकी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, वो खुद अपने आप आपने आंसर कर दिया, लाइक रोल ऑफ पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यूज के क्या रोल थे तो वो भी आपने बता दिया है कि लास्ट 3 इयर्स के तो पेपर आप देख के ही जाइए एटलीस्ट, जो 2002, 2003, 2024 जब से सीयूईटी हो रहा है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके पहले के भी डीयू एलएलबी के पेपर देख सकते हैं और बीएचयू एलएलबी के पेपर देख सकते हैं, इसको भी आप एनालाइज करके ही जाइए। तो ये थी आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कि आपने कैसे जो पेपर को क्लियर किया हुआ है, आपने मैथ्स में क्या किया है, रीजनिंग में क्या किया है, फिर आपने जीके जीएस में बहुत डिटेल में बताया है, कंप्यूटर के लिए आपने बताया है, लैंग्वेज में आपने इंग्लिश ऑप्ट किया था तो आपने इंग्लिश के लिए बताया कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ओवरऑल। लास्ट में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लाइक पल्लवी आपने जो है वो सेल्फ स्टडी से इसको क्लियर किया हुआ है। इसके बाद एक बात और भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बिटवीन द लाइंस की बात ये है कि जब मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था तो एक पॉइंट ये भी निकल के आया कि आपने अभी हाल फिलहाल आपका यूजी भी कंप्लीट हुआ है। तो सबसे बड़ा यस। क्वेश्चन मन में ये रहता है स्टूडेंट्स के कि हम यूजी के सेमेस्टर एग्जाम्स को मैनेज करते हुए प्रिपरेशन अपनी कैसे करें। तो यू आर द बेस्ट एग्जांपल कि आप अपने यूजी के सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ साथ भी अपनी इस एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये बात भी रही, और एक बात और भी निकल के आती है, लोग पूछते रहते हैं कि सेल्फ स्टडी से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पल्लवी ने जो है अगर सेल्फ स्टडी से ये चीज कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। तो दो बात क्लियर, इस डिस्कशन से दो बात क्लियर होकर निकल के आती है कि आप सेल्फ स्टडी से भी अपना एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी पल्लवी। दूसरी बात ये है कि एब्सोल्युटली राइट। यूजी के जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, यूजी के जो स्टडीज हैं उनको आप हिंडर किए बिना, उनके साथ कोई अगर बहुत नॉर्मल भाषा में बात करें तो कोई छेड़छाड़ किए बिना, उनके साथ कोई मैनेज किए बिना भी आप अपनी पूरी तरीके से जो प्रिपरेशन है एंट्रेंस एग्जाम की वो कर सकते हैं और बीएचयू या फिर डीयू एलपी में जहाँ पे आप एडमिशन चाहते हैं वहां ले सकते हैं। पल्लवी ने अभी बताया स्टार्टिंग में कि इंडिया कैंपस लॉ सेंटर में भी हुआ था, बट जो भी है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बीएचयू एलएलबी ही चाहिए होता है, तो इस वजह से फॉर दिस रीजन इन्होंने बीएचयू एलएलबी ऑप्ट किया है। मुझे याद आता है एलएलबी, सॉरी, मुझे याद आता है पल्लवी आपने जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में एक बार मैसेज किया हुआ था कि प्लेसमेंट्स बीएचयू में कैसे हैं, फिर प्रिपरेशन और, तो उस पर भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, बट इस डिस्कशन को हमने लिमिटेड रखा है कि पल्लवी ने कैसे जो है वो अपनी प्रिपरेशन की हुई थी सीयूटी पीजी सीयूपी 11 के लिए, बाकी इनकी क्या सजेशन है आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो पल्लवी इफ यू कैन सजेस्ट समथिंग कि जो 2025 में एस्पिरेंट्स आने वाले हैं वो अब आपके जूनियर होंगे, एकेडमिकली तो आपके जूनियर होंगे, बिकॉज एलएलबी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो पीजी करके आते हैं, तो दे माइट नॉट बी योर जूनियर्स इन ईयर्स एंड अदरवाइज, बट एकेडमिकली दे विल बी जूनियर टू यू। तो उनके लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे अगर आप कुछ और बताना चाहें, इफ यू कैन ऐड समथिंग एल्स। सर उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एग्जाम उतना भी टफ नहीं है। आपको आपसे अगर एक साल में ना निकले तो आप एक साल ड्रॉप लीजिए। इसके मतलब और ज़्यादा ड्रॉप लेने के नेसेसरी नहीं है। आप मन लगा के 5 से 6 घंटा भी पढ़ते हैं, जब आपका सेमेस्टर एग्जाम है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, या मैथ्स का पोर्शन
जो बनाने वाला है रीज़निंग का पोर्शन उसको आप छोड़ दीजिए, जो पढ़ने वाला पोर्शन है उसको आप कंटिन्यू रखिए। और जब आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम बीत जा रहा है, तो पूरा फुल्ली इस एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि ये एक बार क्लियर हो जाएगा। आप तो ऐसे भी एग्ज़ाम सेमेस्टर का तो 1 महीने में पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन ये शायद 1 महीने में प्रिपेयर ना हो। तो इसको आप 7 से 8 घंटा शुरुआत में दीजिए। जब आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, तो आप 1-2 घंटा भी पढ़िए, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है कि नहीं अब सेमेस्टर आ गया तो हम पूरा छोड़ देते हैं, तो हम पूरा फिर से भूल जाएँगे। और ट्राई कीजिए कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो, शायद नेक्स्ट ईयर मार्च में पड़े या जब भी पड़े, उससे 1 महीना पहले आपको सब कुछ खत्म करके और रिवीज़न 2 से 3 बार कर लेना है, ताकि आप बहुत सारा सोर्स पढ़ते हैं पढ़ने के टाइम पे, लेकिन रिवीज़न के वक़्त तो बहुत लिमिटेड चीज़ ही हम रिवाइज़ कर पाते हैं और बहुत लिमिटेड चीज़ ही याद भी रह पाती है। तो रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिवीज़न नहीं होगा, तो आप कब 3 महीने, 4 महीने पहले जो भी पढ़े हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में कुछ भी परफ़ॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो रिवीज़न इज़ द की टू सक्सेस। आई कैन ओनली से दैट कि मैंने फ़रवरी से लेके मार्च तक में कम से कम 3 से 4 बार जो भी पढ़ा था, उसको रिवाइज़ किया था। और वही है कि मैं यहाँ पे इस बार मुझे बीएचयू में जाने का मौका मिला है। पल्लवी, एक मेरे क्वेश्चन और भी थे बट शायद पार्शली आपने उसका आंसर कर दिया हुआ है कि रूटीन क्या रखना चाहिए, अगर आप कुछ और उस पे बता पाएं। बिकॉज होता क्या है कि सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ या सेमेस्टर के स्टडीज के साथ साथ मैनेज कर पाना बहुत कई बार टफ हो जाता है। बिकॉज हमने भी यूजी में लास्ट ईयर दिया हुआ है और भी कुछ स्टूडेंट्स जिनसे हमारी इस बार बात हुई थी, पर्टिकुलरली बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या होता है कि सेमेस्टर एग्जाम पड़ता है आपका अप्रैल मई में, और इस बार जो आपके सीयूटी यूजी सॉरी पीजी के एग्जाम्स जो हुए थे वो आपके मार्च में ही हो गए थे। तो उस टाइम उनके टाइम पे मिड सेमेस्टर चल रहे थे या फिर मिड सेमेस्टर होने ही वाले थे, तो उस टाइम पे रूटीन कैसे मैनेज करना होगा? अगर स्पेसिफिकली कुछ आवर्स में बता पाए आप कि कुल कितने घंटे मैनेज करना है, जैसे आपने 6 से 7 घंटे बताया, तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको बस आप स्ट्रक्चर्ड वे में बता दीजिए कि कितने आवर्स आपको पढ़ने चाहिए अगर आप मैनेज कर पाए तो। सर, मैं तो यही कहूँगी कि मैंने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, वो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, उसी टाइम पे मैंने कंप्लीट कर लिया था। एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि इसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कुछ उतना ज़्यादा बर्डन रहता नहीं है पढ़ाई का, तो उस वक़्त मैंने कंप्लीट कर लिया था। और मैं 12th भी मेरा जो था, वो मैथ्स बैकग्राउंड से ही था, तो मेरा मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उनको शायद मैथ्स कवर करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उनको 6 महीने पहले से एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, कि अगर 1 डेढ़ महीना भी लग जाता है मैथ्स को कंप्लीट करने में, तो फिर बाकी पोर्शन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी था और मैंने अपने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया है। तो टाइम तो मुझे मिल जाता था, क्योंकि मैं इतना स्ट्रक्चर्ड वे में चलती थी कि 3 घंटा तो मुझे कॉलेज के लिए भी रोज़ पढ़ना है, 3 से 4 घंटा। ये नहीं कि कॉलेज का जब एग्ज़ाम आया तो पूरा छोड़ दिए, सिर्फ़ कॉलेज का ही पढ़ रहे हैं और जब खत्म हो गया तो फिर पूरा हटा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं 3 घंटा कॉलेज के लिए भी पढ़ती थी, जो भी सेमेस्टर में लिखना रहता था उसका मेरा नोट्स पहले से ही रेडी रहता था। और 6 से 7 घंटा मैंने इसके लिए दिया है, एलएलबी के लिए। तो ये मेरा हमेशा का मतलब दिसंबर तक का शेड्यूल था और जनवरी में मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। जनवरी में मेरे एग्ज़ाम के वक़्त मैंने सबसे ज़्यादा टाइम सेमेस्टर एग्ज़ाम को ही दिया है। और 2 से 3 घंटा टाइम मैं इसको देती थी। 2 घंटा टाइम जैसे कंप्यूटर पढ़ लेना हुआ, जनरल नॉलेज पढ़ लेना हुआ, ये सब मैं करती रहती थी। मैथ्स बनाने का मुझे उस टाइम पे वक़्त नहीं मिला था और रीज़निंग बनाने का भी टाइम नहीं मिला था। लेकिन बाकी जो पढ़ने वाला चीज़ था, जिसको याद करने वाला जो चीज़ हम बोलते हैं, कंप्यूटर में भी याद करना है, जनरल नॉलेज याद करना है, सिनोनिम एंटोनिम्स याद करना है, तो ये सब चीज़ तो हम सेमेस्टर एग्ज़ाम के वक़्त भी चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि कोई 7 सेमेस्टर के लिए कुछ ज़्यादा उतना तो पढ़ना नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी मैं आर्ट्स से हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा, बाकी बैकग्राउंड को मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने एग्ज़ाम के टाइम पे भी अपना 2 से 3 घंटा इसके लिए निकाल सकते हैं।
एग्ज़ाम जब बीत जाता है आपका सेमेस्टर का, तो आप फिर से इसको ज़्यादा टाइम दीजिए और 1-2 घंटा कॉलेज के कहीं का भी फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम खत्म होगा, फिर से आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसका यूजी का। तो फिर उसमें भी अच्छा परफ़ॉर्म करना है, तो उसको 1 से 2 घंटा दीजिए और इसको ज़्यादा टाइम दीजिए। एक बार ये खत्म हो जाएगा, फिर ये नहीं कि आप रिज़ल्ट बैठ के चेक कर रहे हैं या अपना ये कर रहे हैं कि कितना करेक्ट हुआ या डिप्रेस हैं कि अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किए। क्योंकि ऐसा होगा तो फिर आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में भी ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो यही है मेरा, एग्ज़ाम दीजिए और ज़्यादा उसके बारे में ना सोचिए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अगर समराइज करें पल्लवी, तो डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत इजीली आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं विद सेल्फ स्टडी, विदाउट कह सकते हैं विदाउट एनी पेड कोर्स, बिना किसी कोचिंग के, और साथ ही यस सर। साथ यूजी के साथ साथ मैनेज करके, ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए गैप लेने की कोई जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसको समअप करें तो कहीं न कहीं बीच में आपने एक बात बोली कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय से आती हैं, तो कहीं न कहीं आपका लखनऊ विश्वविद्यालय यानी एलयू से लेकर के बीएचयू तक की जर्नी है। वी विश यू ऑल द बेस्ट, काफी अच्छा होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी एक क्वेश्चन और मेरे मन में आता है, बट वो प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं होगा, वो इस पे होगा कि आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में एलबी एंट्रेंस एग्जाम दिया था या नहीं दिया। नो सर, मुझे बीएचयू या डीयू बस यही जाना था, तो मैंने वहाँ नहीं दिया था एग्ज़ाम। ठीक है, बस यही पूछना था कि कई बार क्या होता है कि आजकल लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी जो आपकी फैकल्टी ऑफ लॉ है काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रही है, बहुत सारे रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, तो मुझे लगा कि आपने दिया होगा, तो दैट्स फाइन। बाकी अगर हम आगे बात करें, लास्ट में हमने अगर कुछ आपको हेल्प कर पाया हो, हमारे प्लेटफॉर्म ने अगर आपको कुछ हेल्प कर पाया हो, तो आप लोगों को बता सकते हैं। आप प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट एंड पॉजिटिव, बिकॉज होता क्या है कई बार कि हमने लोगों से पूछा एंड दे गेट इमोशनल एंड दे से समथिंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ हेल्प मिल पाई इन्फॉर्मेशन के थ्रू, अभी हमने कुछ कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट पे काम नहीं किया है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम जैसे आपने बताया मॉक टेस्ट आपने कई सारे लगाए हैं, वी आर प्लानिंग कि हम मंथली मॉक टेस्ट भी करा पाए, बिकॉज आवर टीम हैज डिसाइडेड दैट, और ये हमारी प्रिपरेशन फाइनल स्टेज में है, सो हम इस पे भी आगे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ हेल्प मिल पाई हो देन यू कैन शेयर, अदरवाइज इट्स ओके एंड फाइन। ये सर, मुझे तो इस चैनल से बहुत हेल्प मिला। प्रिपरेशन में मतलब सिलेबस कवर करने में तो मैं फुल्ली यूट्यूब पे ही डिपेंड थी। यूट्यूब पे सारा कंटेंट रखा हुआ है, आप यूट्यूब पे ट्रस्ट करके आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, कोई कोचिंग नहीं चाहिए इसके लिए। लेकिन आप सिलेबस से रिलेटेड कुछ उतना नहीं डाले हैं, लेकिन जो भी काउंसलिंग था, फिजिकल वेरिफिकेशन या जो भी क्वेश्चन मेरा रहता था, तो आपके पास मैसेज करने से बहुत जल्दी आप रिप्लाई दे देते थे। मैं 1-2 चैनल पे और भी मैसेज करती थी, लेकिन इतना लेट से रिप्लाई आता था कि टाइम निकल गया रहता था। तो आपके पास मैसेज करने से बहुत जल्दी आप सॉल्यूशन बताए हैं मुझे। पूरा काउंसलिंग से लेके बीएचयू में एडमिशन तक मैं पूरा आपका वीडियो देखी हूँ, कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ से बनवाना है, सब कुछ आपके चैनल से मैंने देखा है। तो इस सब चीज़ में तो मुझे बहुत हेल्प मिला है आपके चैनल का। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इस बार इंफॉर्मेशन पर काम किया, नेक्स्ट ईयर विल बी यस इसी सर। साल कुछ कुछ कंटेंट पर भी काम कर रहे होंगे, एंड आई होप कि हम लोग उसमें भी कहीं न कहीं इसी तरीके से सक्सेसफुल भी रहेंगे। ये था पल्लवी सुनेत के साथ हमारा आज का सेशन। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि कैसे सीयूटी पीजी में जो सीयूके 11 के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसको कैसे टैकल करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कोचिंग। हाँ, मॉक्स की जरूरत पड़ेगी, वो आप ले सकते हैं किसी भी कोचिंग से या फिर जहां से भी आपको अच्छा लगे। बाकी आपको यूट्यूब पे पर्याप्त कंटेंट है, बुक्स हैं आपके पास, तो आप डिसिप्लिन वे में सेल्फ स्टडी के थ्रू और अपने यूजी के जो भी स्टडीज हैं उनको मैनेज करते हुए, अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को मैनेज करते हुए आप बीएचयू एलएलबी में या फिर डीयू एलएलबी में दोनों एडमिशन पा सकते हैं। तो मिलते हैं कि शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच श्रीनित पल्लवी कि आपने हमें इतना टाइम दिया अपना, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आए। मुझे याद है कि मैंने जब आपको मैसेज किया, यू आर वेरी मच रेडी, कि आप बिल्कुल आपने बहुत टाइम नहीं लिया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि नाउअडेज स्टूडेंट्स एलएलबी को करने आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी अ लॉयर और दे वांट टू बिकम अ जज, लेकिन उनको बोलने में ही हेजिटेशन है, कैमरा नहीं ऑन करना चाहते, वो लोगों को शेयर नहीं करना चाहते। बट यू आर रेडी, आप बहुत कम टाइम में रेडी हो गए। आप अग्री करें कि हाँ सर, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे हमने प्रिपेयर किया, और
कुछ न कुछ हमसे टिप्स अगर आप चाहते हैं तो हम लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच पल्लवी। बस मैं लास्ट में यही कहूँगा वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच बिकॉज़ कई बार क्या होता है लोगों ने अच्छा करा लाइफ में बट दे डोंट वांट टू शेयर बिकॉज़ ऐसा नहीं कि उनके अंदर इच्छा नहीं है। दे वांट टू शेयर इट बट मेनी टाइम्स दे हेजिटेट, बहुत बार हेजिटेशन होती है कि हम कैमरा नहीं फेस करना चाहते। बट आई इंकरेज ऑल ऑफ यू, आवर टीम इंकरेज ऑल ऑफ यू कि जो भी अपने स्ट्रेटजी शेयर करना चाहते हैं दे कैन शेयर। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर ग्रुप में मैसेज करिए, वी विल कॉन्टेक्ट यू। लेकिन आप अब बोलना स्टार्ट करिए बिकॉज स्पीकिंग स्किल नहीं है तो फिर आप लॉ या फिर किसी भी करियर फील्ड में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इट्स हार्ड फैक्ट और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच पल्लवी, विल मीट यू सून। फैकल्टी में मिलते रहेंगे, जो भी सारी चीजें हैं वहाँ भी बहुत सारे डिबेट और बाकी सारे हम लोगों की प्लानिंग चल रही है, विल बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल। तो फैकल्टी में मिलकर के भी अच्छा करते हैं। बाकी एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, लॉ कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है। एक बहुत छोटा सा टाइटल ये है कि हम बिजनेस फैक्ट्री में बोलते हैं बीएचयू को। अब तो धीरे धीरे रिजल्ट थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, बट फिर भी ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। पल्लवी थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू सर।